दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं पल्लवी डोंगरे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम आपके लिए एक बेहद ही खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या बाबा साहब यही चाहते थे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे ऊपरी समानता और अंदरूनी भेदभाव। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऊपरी समानता और अंदरूनी भेदभाव। दर्शकों, आज हम देखते हैं समाज में कि हमें मंदिर, मस्जिद, विहार में सभी जाति धर्म के लोग तो जाते हुए दिखते हैं, यानी समानता तो हमें दिखती है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं हमें हमारे भारत देश में अंदरूनी भेदभाव भी नजर आता है, जिसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि जाति के नाम पर दंगे हो या जाति के नाम पर राजनीति हो। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोगों को अपनी नौकरियां बचाने के लिए कुछ ऊपरी वन के लोगों की उन पर उनका वर्चस्व रहता है। ऐसे कई मामले हैं जिससे आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में जाति भेद है। और ये जाति भेद हमारे देश में क्यों है, ये बहुत ही एक सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि आज हमारे भारत देश के लोग शिक्षित हैं, फिर भी क्यों आज जाति भेद को हमारे देश में पनाह दी जाती है। हमारे देश के कई महापुरुषों ने इसी जाति भेद को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी जाति भेद का शिकार हुए थे। पर खुशी की बात तो यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी जाति भेद का डटकर सामना किया और जाति भेद खत्म करने का प्रयास किया। बावजूद भी ये हम दुख के साथ कहते हैं कि हमारे देश में जाति भेद नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आज भी हमारे देश में जाति भेद पनप रहा है। ऐसा क्यों, इसे क्यों हम पनाह देते हैं, इसका क्या कारण है? क्या बाबा साहब यही चाहते थे? इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं और इसके जरिए आपके सामने हम सच्चाई को लाने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है नागपुर शहर युवा कांग्रेस प्रमुख इरशाद शेख, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है युवा परिवर्तन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष प्रीतम खड़तकर। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है प्रियदर्शी सम्राट अशोक बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष अनिकेत कुत्तरमारे। तो चलिए हम इनसे चर्चा करते हैं। शेख जी, मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगी कि अगर हम जाति भेद को देखते हैं और हमारी वर्तमान समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या समाज में क्या स्थिति है? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव की प्रतीक है और भावनाएं हर समाज में डाली, मैं हमारे कौम को जय भीम बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरशाद शेख, नागपुर शहर उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। जैसा कि अभी पल्लवी जी ने बताया, हमें भेदभाव वाली जो क्वेश्चन हमसे किया है, पल्लवी जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूँ। आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सर्वधर्म समभाव और जो शिक्षा के प्रति हमको मार्ग दिखाया, आज वही मार्ग पे हमारी कौम भी चल रही है। आज मुस्लिम समुदाय जब हमारे नागपुर शहर में बेजन बाग में तथागत भगवान बुद्ध की अस्थि कलश आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या एकमात्र मुस्लिम समुदाय के तरफ से सबसे पहले उसका स्वागत किया गया। हमारे तरफ से धर्मगुरु आए और हमारे धर्मगुरु ने, हम लोगों ने हमारी मुस्लिम वेशभूषा के हिसाब से सबसे पहले तो स्वागत किया गया। उसके बाद में जब धम्म रैली का शुरुआत हुई, हमारे नॉर्थ नागपुर से धर्म रैली की शुरुआत हुई, तो जहाँ जहाँ भी धम्म रैली की शुरुआत होती थी, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय अपने समुदाय के साथ में उस धम्म रैली का स्वागत करता था। आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो जाति भेद की बात। जब हम लोगों को एक आम आदमियों की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या हम ये देखना चाहते हैं कि ये कौन से समाज का ब्लड है और वो कौन से समाज का ब्लड है? हम कभी वो नहीं देखते। हम ये देखते हैं जब एक इंसान को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा जो ब्लड है, हम वो बी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी चीज़ है, हम वो ब्लड के पास में जाते हैं, उस ब्लड बैंक से वो ब्लड लेके आते हैं। और चाहे वो हिंदू का ब्लड होता है, क्या मुसलमान का ब्लड होता है, क्या ईसाई का ब्लड होता है, क्या सिख का ब्लड होता है, वो कभी हम नहीं देखते, क्योंकि ये परम पूज्य बाबा साहब ने ही हमें कहा सर्वधर्म समभाव। बाबा साहब की
प्रेरणा से हमें जो न्याय मिला, आज बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, आज कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो संविधान को जलाने की बात करते हैं। क्या ये सही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव की भावनाएं हमारे दिलों में डाली, हर समाज के दिलों में डाली, उस कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको जो संविधान को जलाने की बात करते हैं। आज पल्लवी जी, संविधान नहीं होता ना तो देश में कई आत्महत्या हो जाती। आज देश के जो कानून बाबा साहब ने जो बनाए हैं, इस कानून से हमको बहुत फायदा मिला है। जी शेख जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि कुछ संगठनों द्वारा संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, क्या कारण है इसका? क्योंकि देखिए, हमारे संविधान ने तो हमें सभी अधिकार दिए हैं, आज उसी के कारण हमें हमारे देश की महिला हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता मिली है, पर उसी संविधान को क्यों जलाया जाता है? क्या इसके पीछे डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा है, या फिर बाबा साहब ऐसे कम्युनिटी से आते थे जो एक महान कम्युनिटी से आते थे, तो क्या इसी जाति भेद का ही एक कारण हम इसको कह सकते हैं? पल्लवी जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मैं हर समाज के एक आदमी को लाइए और उनसे पूछिए कि बाबा साहब के संविधान में लिखने में कहाँ गलत है। आज बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, आज मैं कुछ दलों के नाम आपको बताना चाहता हूं। एक आरएसएस, ये जो संघ और आरएसएस है, ये मुस्लिम समुदाय का ही नहीं, ये दलित समुदाय का ही नहीं, ये हर समाज का दुश्मन है। आपने गुजरात देखा होगा, गुजरात में हमारे समाज में कत्लेआम हुआ। मैं यहाँ पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, जो ठेस हमारे समुदाय को बैठी है, जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आज जब गुजरात में दंगा हुआ, गुजरात में आज हमारी माताएं बहनों को काटा गया, उनके आंखों के अश्कों को हमने देखा है, वहाँ पे खून की नदियाँ बहते हमने देखा है। ये कौन पार्टियाँ थी? ये यही पार्टियाँ थी जो राजतंत्र को ये करना चाहता है। राजतंत्र को इन्होंने राजनीति को राजतंत्र बना के रखा है। आज ये ऐसी गंदी राजनीति जो समाज के नाम से ये कर रहे हैं, आज हर पब्लिक जनता जागरूक हो गई है और जनता को भी पता है। तो आपको ये कहना है कि कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा कहीं ना कहीं ये जाति भेद फैलाया जाता है और कहीं ना कहीं जाति के नाम पर दंगे किए जाते हैं। प्रीतम जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जैसे कि शेख जी ने कहा है कि कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा हमारे देश में जाति भेद फैलाया जाता है और दंगे किए जाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार मानता हूं, तथा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहां इनवाइट करके हमें बोलने की संधि दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारे ऐसे उद्धारक हैं जिन्होंने तमाम समुदायों को एक अच्छी शिक्षा दी, एक अच्छे विचार दिए, जिससे हर समुदाय का हर नागरिक एक सुखी ज़िंदगी जी सकता है। जैसे कि आज के परिसंवाद का विषय है, उस परिसंवाद के विषय पे ही मैं पल्लवी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ऊपरी तरह से समानता कहीं दिखाई देती है? सही मायने में अगर देखा जाए तो ऊपरी तौर पर आपको कहीं समानता दिखाई देती है? ऊपरी तौर पर समानता नहीं दिखाई देती, आपको कहीं दिखाई देती है? जी, आज एक दौर था प्रीतम जी, जैसे कि आपने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या हमें ऊपरी तौर पर समानता दिखाई देती है, तो एक दौर था जिससे आज हम सभी वाकिफ हैं कि कई ऐसा जाति भेद हुआ करता था जिसके शिकार बाबा साहब भी हुए थे। हमें पानी पीने का तक अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, बावजूद आज वर्तमान स्थिति में हम मंदिरों में जा सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम सभी जाति धर्म के लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ठीक है, इसको हम समानता नहीं कहेंगे। बावजूद ऊपरी समानता की अगर आपने बात की है तो ये मैं इसे ऊपरी समानता मानती हूँ, लेकिन अंदरूनी जो आज हमारा जो विषय है कि ऊपरी समानता और अंदरूनी भेदभाव, तो अंदरूनी भेदभाव आज भी जाति के नाम पर दंगे होना, जाति के नाम पर राजनीति होना, या किसी ऐसे क्षेत्र में जाति के नाम पर ही राजनीति हुआ करती है, तो क्या हम इसे नहीं कह सकते कि हमारे देश में आज भी ऊपरी समानता और अंदरूनी भेदभाव है? प्रीतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आपने अपनी बातें इतने स्पष्टता से कही। मैं आपकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन आपने जो वास्तविकता की बात कही
अभी वर्तमान की जो बात कही, आपने अभी देखा होगा, अभी लोकसभा के इलेक्शंस पूरे देश में चल रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शंस लेने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। ये एक ऐसा संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्थान है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी, अभी पूरा पावर उन्हीं के हाथों में है। अभी इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई नेता नहीं है, ये सभी एक समान, एक मंच पे एक जैसे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, तब इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उन्होंने स्पष्टता से कहा था कि इस इलेक्शन में कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पक्ष अभी जो एयर स्ट्राइक हुई उसके बारे में कह के लोगों को गुमराह नहीं करेगा। ये पराक्रम उन सैनिकों का है, इस पे आप राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ तक आपको ऐसा लगता है, आप सच्चाई से रूबरू हो, क्योंकि आप मीडिया में काम करते हो, आपने देखा होगा हर दूसरी तीसरी रैली में इस देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर कहते हैं कि हमने ये एयर स्ट्राइक की, हमने ये किया, हमने वो किया। ये कहाँ तक सही है? आप उन संवैधानिक संस्थानों की रिस्पेक्ट करते हो? हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी मायावती पे, अहमद खान पे जो कार्रवाई की गई कि उन्होंने जातिवाचक शब्द इस्तेमाल करके वोट मांगने की कोशिश की, उन पे बैन हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पे कहाँ बैन हुआ? क्या इसे आप समानता मानेंगे? हाँ, तो मेरा यही सवाल है प्रीतम जी कि क्या हमारे देश में वाकई ही समानता है? अगर हम समानता की बात करते हैं, जैसे कि आपने भी अभी उदाहरण दिए, है ना, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? और अगर ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं आपसे यही पूछना इसलिए चाह रहा था कि हम जिस सवाल को लेकर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं उसकी गंभीरता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन साथ साथ अभी अगर रिसेंटली नागपुर शहर की या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में देखा जाएगा, शेख साहब और मेरे दोस्त अनिकेत भी मुझसे सहमत होंगे कि 3 सालों से शिष्यवृत्ति यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को नहीं दी गई। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण है अंदरूनी विषमता, जो आपने मुद्दा लिया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे शिष्यवृत्ति मिलने के बाद किसी भी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं हायर एजुकेशन ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसी की जड़ें काट दोगे तो क्या वो हिम्मत करेगा कि भाई मैं भी ज़्यादा पढ़ सकता हूँ? ये मेरी पर्सनल राय है। ये 2 मुद्दे मुझे अभी वर्तमान में ऐसे लग रहे हैं। और साथ ही साथ अभी नागपुर शहर में जो इलेक्शन हुआ, गडकरी जी यहाँ के उम्मीदवार थे और उनके साथ साथ बहुत उम्मीदवार थे। आपको कहीं ऐसा दिखता है कि रामदासपेट में और धंतुली में जैसे पॉश इलाकों में जैसे जिस मटेरियल का यूज़ करके रास्ते बनाए गए, जिस मटेरियल्स का यूज़ करके बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट की कही गई, छाती ठोक के कही गई कि हमने इस नागपुर शहर में डेवलपमेंट किया, क्या वही मटेरियल, वही आधुनिक साधन सामग्री का यूज़ करके इंदौर में कहीं बस्तियों का विकास हुआ? यहाँ तक कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, सावित्रीबाई फुले नगर में, वहाँ पे इन जैसे हाई प्रोफाइल, हाई क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज़ हुआ? नहीं, ये सरासर गलत है। तो इसे हम समानता नहीं कहेंगे। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें आप अपने आप को सिर्फ एक मार्केटिंग मैनेजर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो इलेक्शन लड़ा, 600 से ऊपर रैलियां की, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स और इतने बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर लगा के, इतने सोशल मीडिया को उन्होंने ग्रैब किया। यहाँ तक कि जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, सभी जो बिकने वाले लोग हैं उनको उन्होंने खरीद लिया और अपनी तरह से इस इलेक्शन को मोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है,
मार्केटिंग इन्होंने अच्छी तरीके से, आरएसएस के लोगों ने इसका बहुत अच्छा यूज़ किया। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की मीटिंग्स ली, उनके साथ हाथ मिलाया, उनसे इन्होंने फंड रेज किया। अब मैं नाम लेना चाहूँगा, अडानी, अंबानी, इनके साथ बैठ के इन्होंने उनके हेलीकॉप्टर में जा के इन्होंने अपना प्रचार किया और उन्होंने छाती ठोक के बोला कि ये हमारे सम्मान में दिया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म स्टार को भी नहीं छोड़ा, सलमान खान का भी उन्होंने यूज़ किया मुस्लिम कम्युनिटी को लुभाने के लिए। ऐसे बहुत से उन्होंने हथकंडे अपनाए। तो इससे आपको क्या कहना है, जो आपने अभी उदाहरण बताए, और इसे जो अगर हम वर्तमान परिस्थिति और जाति भेद से जोड़ते हैं तो इसको कैसा बताना चाहेंगे आप? मैं इसमें आपको बहुत स्पष्टता से कहना चाहूँगा, हज़ारों सालों से ये देश में गुलामी थी। असामाजिक तत्वों पर असामाजिक तत्व थे जिन्होंने इस देश पे गुलामी रखी। वो दो तरह से थी, एक मानसिक गुलामी, दूसरी शारीरिक गुलामी। जितने भी परिवर्तनवादी चळवळ के जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने ये गुलामी से लड़ने की पुरजोर कोशिश की, बलिदान दिया। बाबा साहब ने उस गुलामी को ख़त्म करने के लिए संविधान में तरतूद की, कायदे बनाए। इस वजह से शारीरिक गुलामी नष्ट हुई। आज ऐसा ऊपरी तौर पर हिम्मत नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले एक दूल्हे को उसकी जाति के वजह से घोड़े पर नहीं बैठने दिया। वहीं के गांव के लोगों ने, वो पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेंट की, वहाँ से परवानगी परमिशन लेके आया, फिर वो घोड़े पे बैठा और अपनी शादी वो अटेंड कर सका। ये इस तरह से अभी मानसिक गुलामी के शिकार बनाए जा रहे हैं। अगर आप मानसिक गुलामी को तोड़ना चाहते हो तो ये सजेशन है कि आपको कहीं ना कहीं ये रोग को दूर करने के लिए आपको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की आवश्यकता है, जो समाज के हर तबके के लोगों को देनी पड़ेंगी। यहाँ पे जब बाबा साहब बड़ोदरा नरेश ने बाबा साहब को एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया था, तब बाबा साहब के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, जो जातिवाद के आधार पर छेड़छाड़ हुई, क्या बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे? बाबा साहब पढ़े लिखे थे। बाबा साहब के पास नॉलेज नहीं था? नॉलेज था, रुतबा था, पद था, लेकिन उनके ऑफिस के जो प्यून थे वो उनको फाइल फेंक के देते थे। तो ये मुद्दा शैक्षणिक नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है। आप कितना भी पढ़ लिखेंगे, आप अभी आईएएस ऑफिसर है, लेकिन जब आप आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड हो जाएंगे, तब जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे, तब आपके साथ भी उसी तरीके से बर्ताव किया जाएगा कि आप एक निचली जाति के अधिकारी है। ये मैं इस आधार पे जी अनिकेत जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसे कि प्रीतम जी ने कहा है कि जाति के अनुसार व्यवहार किया जाता है हमारे देश में, उन्होंने शिष्यवृत्ति की भी बात रखी है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले सभी देशवासियों को जय भीम और लॉर्ड बुद्धा टीवी का धन्यवाद, क्योंकि हमें यहाँ पे बुलाया और हमारा मुद्दा रखने के लिए बोला गया। तो पल्लवी जी, हमारे अजीज दोस्त प्रीतम भाई ने जो बात की है, स्कॉलरशिप की बात पहले लेता हूँ कि बीजेपी सरकार ने जो पॉलिसी यूज़ की है, मैं फ़िलहाल तो मैं नागपुर से शुरुआत करता हूँ। उन्होंने समता प्रतिष्ठान करके एक ग्रुप स्थापन किया है। वो वहाँ पे नाच गाने पे, सांस्कृतिक प्रोग्राम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पर हमारे बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, जो 3 साल से पेंडिंग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाती के बच्चों की जो स्कॉलरशिप पेंडिंग है, वो दे नहीं रहे हैं। उनको हमारे बच्चों को वंचित रखना है शिक्षण से। उनके लिए ये हमारे बच्चों को नाच गाने प्रोग्राम पे 200 करोड़ प्रोग्राम पे 2-2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, और इनके प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन कंटिन्यू 14 अप्रैल है प्रोग्राम, 14 अक्टूबर है प्रोग्राम, बुद्ध जयंती है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ही ले रही है। उसके अलावा इनका एजुकेशन पे काम हो नहीं रहा है। हमने इसका विरोध किया तो वो हमें पुलिस की धमकी देते हैं।
हम जाके वहाँ विरोध करते हैं हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप क्या क्या है, कहाँ गई स्कॉलरशिप। अधिकारी बोलते आप मंत्री से बात करो। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को ये लोग शिक्षण से वंचित रखने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगर अगली बार अगर ये कंटिन्यू सरकार चली तो हमारे बच्चे वंचित ही हो जाएंगे ना, क्योंकि स्कॉलरशिप का विषय छोड़ो, जो हमारा रिजर्वेशन है उस पे ऊपर भी जो एग्ज़ाम देते हैं, कुछ हमारी जगह रहती है, तो अभी ओपन से फॉर्म नहीं भर सकते हमारे बच्चे। ऐसे एजुकेशन में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो इन्होंने चेंज कर दी हैं। तो क्या इन्हें ऐसा लगता है, जैसे कि आपने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि अगर जो वंचित, बहुजन और पिछड़े वर्ग के अगर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में परिवर्तन आ सकता है, और ये परिवर्तन वो चाहते नहीं, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मानना है एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे बच्चे हमारी प्रगति देख के इनको डर लगने लगा है। हमारे बच्चे IAS ऑफिसर बन रहा है, हमारे बच्चे शासन में जा रहे हैं, ये जरूर बदलाव लाएंगे। इसके वजह से इनको इतना डर महसूस हो रहा है अभी। जैसे पहले के ज़माने में जो पिछले जो अपन सोचते, जो पेशवाई के राज्य से उदाहरण लेते हैं कि उस टाइम हमको पढ़ने लिखना मना था। अगर हमारे बच्चे ने उनकी जो ब्राह्मण लोगों की, जो सुवर्ण लोग हैं, उनकी किताब पढ़ ली तो उनके उसका जीभ काट लिया जैसे मैंने कहानी में सुना है। पर ये कहानी सच भी होंगी, उसके लिए कहानी लिखी गई है कि हमको कोई तरीके से पढ़ाई वंचित रखा गया था, राइट। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया, हमको ही नहीं तो पूरे देशवासियों में जितने वंचित घटक हैं, वो कोई भी कम्युनिटी रहो, वो सभी को इसमें अधिकार दिलाए हैं। अब हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं। हमारे बच्चे तो मुस्लिम कम्युनिटी हो, कोई सभी कम्युनिटी हो, जैन कम्युनिटी हो, बुद्ध, सब कम्युनिटी पढ़ने लिखने लगी है। तो इनको कैसा रुका जाए, इसलिए साजिश रची गई है। आज देखते हो ये लोग क्या करते हैं, इनको एखादी बच्चे को एखादी अध्यक्ष बना देते हैं, तू अध्यक्ष, प्रभाग का अध्यक्ष है, तू को ये प्रभाग संभालना है, उसको तू इस यहाँ पे जाके तोड़फोड़ करना है। पुलिस केस किस पे छप रही है? हमारे बच्चे पे छप रही है। यानी बच्चे का लॉस हो रहा है ना, पढ़ाई से वंचित हो ही रहा है। पॉलिटिक्स में उसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है, उसका भी वहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो ये बातें, इनकी जो साजिश है, जो बहुत दिन से इनके दिमाग में चल रही है कि इनको जैसी हमारी सत्ता आती है तो इनको एजुकेशन से कैसे वंचित किया जाए, ये उन्होंने 10-15 साल पहले से अच्छी की साजिश है जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग। प्रीतम जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि अनिकेत जी ने भी अभी कहा था कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां ये नहीं चाहती कि पिछड़ा, वंचित और बहुजनों के बच्चे पढ़ लिख पाए, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख पाए तो समाज में परिवर्तन आ सकता है, ऐसा उनका कहना था। और कुछ राजनीतिक पार्टियां ये नहीं चाहती। तो आपको क्या लगता है और आप इससे कितने सहमत हैं? मैं मेरे दोस्त अनिकेत कुतरमारे से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं इसीलिए सहमत हूँ कि हम कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं। हम एक आम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले एक कार्यकर्ता है जो जागरूक है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, रोज़मर्रा इन मुद्दों से लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते हमारे साथ, हमारे परिसर में जो लोग हमसे जुड़े हैं, उनके लिए हम हक की मांग करते हैं। मेरा सवाल और ये आपसे है पल्लवी जी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको सवालों पे सवाल पूछते जा रहा हूँ। ये चर्चा है और आपका हक है सवाल पूछना, और इससे हमारे दर्शकों को भी काफ़ी सच्चाई तक पहुँचने के लिए सहायता होगी, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। पल्लवी जी, क्या ये ऊपरी समानता, अंदरूनी विषमता, इसका कारण, इसकी जवाबदारी कौन है? ये किस वजह से हुआ है? क्या ये राजनीतिक है या सामाजिक मुद्दा है? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मैं यही चर्चा करने के लिए, और आप सबकी आज हम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है। और मेरा मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है और ये चर्चा का यही उद्देश्य है कि क्यों आज हमारे देश में ऐसी अंदरूनी असमानता है, क्यों ऊपरी भेदभाव हमारे इसमें है। तो इसी को लेकर आज हमने ये चर्चा रखी है। क्या इसके पीछे क्या राजनीतिक पार्टियों का कुछ एजेंडा है कि ये अंदरूनी, आज भी अंदरूनी भेदभाव हमारे समाज में जारी रहे?
हाँ बिल्कुल। पल्लवी जी, जैसा हमारे भाई ने भी कुछ देर पहले बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। पल्लवी जी, कैसे देश की जो राजनीति है ये मंदिर और मस्जिद के नाम से की जा रही है। आज अगर मंदिर और मस्जिद के नाम से राजनीति ना किए जाए, आज मुसलमान कहता है कि बाबरी मस्जिद बनाओ, एक हिंदू कहता है राम मंदिर बनाओ। पल्लवी जी, मुझे आप एक बात बताइए, हमारे देश में कितनी मस्जिद है और कितनी मस्जिद हर टाइम फुल रहती है नमाज पढ़ने के लिए, या हमारे देश में कितनी मंदिर है और कितने मंदिर में हर वक्त एक हिंदू भाई पूजा करने के लिए जाता है। मगर ये राजनीतिक जो लोग हैं, राजनेता लोग हैं, इन्होंने सिर्फ राजनीति मंदिर और मस्जिद के नाम से बना के रखी है। अगर ये मंदिर और मस्जिद के नाम से हटा दो तो देश को पता चल जाएगा कि कितना फीसदी हिस्सा किस पक्ष के साथ में है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक सिर्फ लड़ाइयाँ होते गई, क्या बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, ये क्यों नहीं बना? क्या इसका जवाब है आपके पास? मैं उस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ, अरे इन लड़ाइयों को ख़त्म कर दो। आज जो हिंदू भाई है उनका भी खून बहेगा, जो मुस्लिम भाई है उनका भी खून बहेगा। इस चीज़ के एक बीच के रास्ते निकालो, क्योंकि राजनीतिक यही चाहते हैं कि ये झगड़ा कभी ख़त्म ना हो। ना कभी वो मंदिर बनने देना चाहते, ना कभी मस्जिद बनने देना चाहते। अगर मंदिर और मस्जिद बन जाती है तो इनका झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। आज राजनीति ये जो कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम से कर रहे हैं। मैं ऐसे राजनेताओं को मैं एक चीज़ बताना चाहता, हम इंसानों को मत बांटो, अंग्रेजों की नीति मत अपनाओ। हमारे देश में जब देश आज़ाद होने का था, अंग्रेजों ने यही नीति अपनाया और हम लोगों के अंदर फूट डाला। बिल्कुल सही कहा शेख जी आपने कि आज भी हम हमारे भारत देश को ऐसा मानते हैं कि भारत देश में समानता है, हमारा संविधान हमें समानता के अधिकार देते हैं। लेकिन उसी का एक पहलू हम देखते हैं कि अयोध्या में एक तरफ हिंदू समुदाय है जो मंदिर के लिए झगड़ा कर रहा है, तो उसी के दूसरी तरफ हमें मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसी को लेकर तो वहां पर झगड़े चालू है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि कहा कि ये समानता है। क्या लगता है प्रीतम जी आपको, कहा कि ये समानता है, हमारे देश में समानता की बातें की जाती है, और आपने अभी जो मुझे सवाल पूछा था कि इसका क्या कारण है, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो ये, जैसे कि अभी शेख जी ने भी कहा कि जो हमारे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर जो झगड़े होते हैं, ये हमें संकेत नहीं देते कि हमारे देश में आज भी जाति भेद पनप रहा है? ये जहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं पूरे देश में। साइकोलॉजी कैसे चलती है, ये कन्वर्ट होते जाती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जैसे एक जगह पे कहीं दंगा हुआ तो उसके इम्पैक्ट जो होते हैं पूरे देश पे होते हैं। उसी तरह से पॉलिटिक्स जो करना है, उन्हें ऐसे ही मुद्दे चाहिए लोगों को बांटने के लिए। भाई लोग कांग्रेस क्यों ज्वाइन करेंगे, कोई बीजेपी क्यों ज्वाइन करेगा, या फिर कोई अन्य अम्बेडकरी पार्टी को क्यों ज्वाइन करेगा? उन्हें ऐसे ही मुद्दे चाहिए, क्योंकि इनके मुद्दे ही नहीं है विकास के। इनको जो गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति को इनको अपब्रिंगिंग करना ही नहीं है। अगर ये अपब्रिंगिंग नहीं करेंगे तो क्यों राहुल गांधी जी को 72,000 हम आपको साल में देंगे ऐसा कहना पड़ रहा है? क्यों मोदी जी को 6,000 रुपये का अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है? क्यों पेंशन की बात करनी पड़ रही है? इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। अपन उसमें आपने वो बात निकाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चर्चा को और एक महत्वपूर्ण विषय पे मोड़ना चाहता हूँ। इस देश में 85% बहुजन समाज है, उसमें बहुत सा बड़ा वर्ग आदिवासी है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तब बाबा साहब ने कहा था कि अनुच्छेद 5 और 6 में बाबा साहब ने कहा था कि जो भी नैसर्गिक साधन संपत्ति है, ये नैसर्गिक साधन संपत्ति उस जगह पे जो आदिवासी है उसको उसका अधिकार जाता है। अगर सरकार को वो नैसर्गिक साधन संपत्ति चाहिए तो सरकार को उससे परमिशन लेनी पड़ेगी।
क्या इस बात को सभी राजनीतिक दल जिन्होंने स्वतंत्रता से अभी तक जो भी सत्ता में रहे, क्या उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया? आपको क्या लगता है पल्लवी जी, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया? हाँ या ना में प्लीज़ जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपके एक सवाल का जवाब देती हूँ। अगर हम संविधान की बात करते हैं और हम देश की राजनीति की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ही हमारे संविधान का पालन हो रहा है हमारे देश में? क्योंकि हमारे संविधान ने तो समानता की बातें की है, समानता का अधिकार दिया है, और फिर आज भी जैसे कि आपने अभी कहा था कि आज भी हमारे देश में कुछ संगठन ये चाहते हैं कि ये जाति भेद बरकरार रहे, कुछ समुदाय के लोग पढ़ लिख नहीं पाए, उनका विकास नहीं हो पाए। अभी शेख जी ने कहा था कि मंदिर मस्जिदों के नाम से झगड़े होते हैं। तो क्या वाकई ही ये सब हम देखते हैं, और इसको देख कर क्या आपको लगता है कि हमारे देश में संविधान का पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं दूंगा पल्लवी जी। शेख जी, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, आपकी अगर परमिशन हो तो। जी बिल्कुल। पल्लवी जी, इस देश में अगर पूरी तरह से संविधान को लागू कर दिया जाए तो ये बखेड़े ही खत्म हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो और ये हो नहीं रहा है। देश में आज इतना, हमारा देश का संविधान इतना शक्तिशाली है। आप एक युवा है और हमारे देश में युवाओं की राय महत्वपूर्ण होती है, तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्यों, क्या कारण है कि आज भी हमारे संविधान का पालन नहीं किया जाता? क्यों आज भी हमारे संविधान की प्रतियां जलाई जाती है? क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे समुदाय से आए हुए थे जिन्होंने संविधान लिखा। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। पल्लवी जी, आप जिस तरीके से बाबा साहब के विषय को लेके बात कर रहे हैं, जो संगठन है RSS यहाँ का, वो बिल्कुल हमारे संविधान को नहीं मानता है। ये ब्लेम करता हूँ मैं उनका, खुली चर्चा में ब्लेम करता हूँ कि वो मानती नहीं संविधान को, बिल्कुल। और वो चाहते हैं, इसलिए अभी जो दिल्ली में संविधान चला, वही चक्कर में, अभी तक जला था क्या? कभी नहीं जला। किसकी हिम्मत थी क्या अभी तक जलाने की? इनके हाथ में जो पावर आ गया ना, तो उनको लगता कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर सही तरीके से संविधान इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता अभी गए 1947 से, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मंदिर से भी चप्पल चुरा सके। क्या बात? किसी हिम्मत नहीं होती कि अगर सच्ची तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता तो आज हमारा देश अमेरिका से भी कई गुना प्रगति कर चुका होता इतने सालों में, बरोबर। हमारे देश में इन्होंने जाति व्यवस्था पे इतने अड़े रहे कि वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा ही खत्म नहीं हुआ। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, एजुकेशन के लिए काम करे, अस्पताल के लिए काम करे, जो लोगों के हित के लिए काम करे, ना कि मंदिर मस्जिद के लिए काम करे। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में, अगर जाति व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ, भेद के बारे में बात करता हूँ, हमारी जो पीढ़ी जो चल रहे हैं, यानी स्वतंत्रता से पहले से, कि हम लड़की और पुरुष स्त्री में भेदभाव मानते हैं, राइट। वो मैंने माँ बोलती है या पिता बोलते हैं कि मुझे लड़का चाहिए, हम लड़की को पढ़ाएंगे, लड़की की शादी पहले कर देंगे। यहाँ से हम अपना भेदभाव ख़त्म नहीं कर रहे। संविधान ने हक लड़की और स्त्री पुरुष को समान दिया है ना। तो अपन देखते प्रॉपर्टी है, लड़की को प्रॉपर्टी का हिस्सा ही नहीं मिलता है। संविधान जब बोल रहा है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा सबको समान बांटा जाए, क्यों नहीं होता है? हमारे घर से ही हम संविधान को फॉलो करना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, भेदभाव के बहुत से कारण हैं। हम एक सोशल प्रोग्राम लेते हैं। देखिए, हम एक ऐसी कभी गरीब आदमी आया, कपड़े फटे पहन के आया, सपोज कपड़े अच्छे नहीं लगे, मैले कपड़े हैं, और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड आदमी आया जो सूट बूट टाई पहन के आया, तो अपन वो गरीब आदमी को बोलते हैं कि तू पीछे बैठ, तुम आगे बैठो। क्यों? ये क्या है? ये क्यों असमानता कर रहे हैं अपन? हमको खुद सुधरना चाहिए इसमें। मतलब आज भी भारत देश में जातिवादी भेदभाव तो चलता ही है, साथ ही साथ आर्थिक हमें भेदभाव भी नजर आता है। बिल्कुल। हम अभी गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर प्राइवेट ऑफिसर है, हम खुल के वहाँ के वर्कर जय भीम नहीं कर सकते? इतना हक नहीं जय भीम बोलने का। वहाँ के लोग जय भीम करने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वो उनकी व्यवस्था प्रस्तावित की है। बात जय भीम की नहीं है, बात कम्युनिटी की नहीं है, पर वो अपने जो उनको अधिकार मिला है बात करने का, वो अधिकार खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं हमारे लोग, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था वैसी है। देखा जाए पल्लवी मैडम, तो कैसा है कि
जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं कि संविधान क्या है, हम संविधान की जन जागृति लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, संविधान कानून क्या है, संविधान में स्त्री पुरुषों को कितने अधिकार दिए हैं, एजुकेशन का अधिकार, संविधान ने इतने अधिकार दिए कि आप पढ़ेंगे। नागपुर यूनिवर्सिटी की मुद्दा लो, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो यूनिवर्सिटी खर्चा कर सकती है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। आपके स्पोर्ट्स के पूरे साहित्य यूनिवर्सिटी खर्चा कर सकती है, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं लग सकता है एजुकेशन में। ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाती के लिए संविधान में लिखा गया है। पल्लवी जी, मैं कुछ बोलना चाहूँगा हमारे भाई की बात पे, इजाज़त हो तो आपकी? जी बिल्कुल। पल्लवी जी, जैसा कुछ देर पहले हमारे भाई ने कहा एक राजनीतिक पार्टियों के बारे में और संविधान के बारे में, और एक हमको देश में ऐसी एक पार्टी चाहिए जो देश को चला सके, यही सवाल था भाई आपका? हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा पल्लवी जी, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई थी, ये चीज़ आप लोगों को पता है? हाँ बिल्कुल। जब हमारे पास में 5 लड़ाकू विमान हुआ करते थे, व्यवसाय नहीं था, बिजली नहीं थी, टेलीविजन नहीं थे। आज जब देश में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई और हमारे देश के प्रधान बनते गए, और जब देश के प्रधान थे तो उन्होंने 5 लड़ाकू विमान के हमारे पास में हुआ करते थे, और कांग्रेस की सत्ता आने के बाद में हजारों लड़ाकू विमान हुए। हमारे यहाँ व्यापार नहीं हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो कई व्यापार हमारे पास में हुआ पल्लवी जी। हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। घर घर टेलीविजन पहुंचाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पर जाति भेद क्यों खत्म नहीं कर पाई? जाति भेद उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही हाथ नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया, कई संगठन ऐसे हैं जो संगठन नहीं चाहता था कोई पार्टी या कोई संगठन आगे बढ़े। कुछ संगठन ऐसे हैं पल्लवी जी, आज देश में बाबा साहब का जो संविधान था, आज बाबा साहब के संविधान को ये मानना नहीं चाहते थे, मगर हमारे घर में हर इंसान और हर युवा और हर बुजुर्ग बाबा साहब के संविधान का रिस्पेक्ट करता है, बाबा साहब के संविधान को फॉलो करता है, और बाबा साहब ने जो संविधान रचा है उस संविधान को हर समाज सैल्यूट करता है। मगर कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है। पर सर, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो है, पर सत्ता तो आपकी थी, आप भी जन जागृति कर सकते थे, क्यों हावी होने दिया कुछ पार्टियों की आपकी ओर? कुछ मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलतियां हमसे नहीं होती है करके, मगर देश में जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तो मुझे बताइए महंगाई कहाँ थी, कितनी % महंगाई बढ़ी, और अब जो पॉलिटिकल पार्टी जिनके हाथ में सत्ता है, अब बताइए महंगाई कहाँ पे है? उस वक्त पे महंगाई नहीं हुआ करती थी, नोटबंदी नहीं हुआ करती थी, जीएसटी नहीं हुआ करती थी। सर, लेकिन नोटबंदी तो होनी चाहिए ना, बाबा साहब ने भी कहा था कि हर 10 साल में नोटबंदी होनी चाहिए। ठीक है, मैं पल्लवी जी आपकी बात सही है, काला धन वापस आने वाला था, कहाँ गया काला धन? वो मैनेजमेंट का आपका ये है, लेकिन जैसे कि आपने नोटबंदी की बात की, तो नोटबंदी हर 10 साल में होनी चाहिए, तभी हमारे देश का काला धन बाहर निकल सकता है। तो लेकिन खैर शेख जी, ये अलग एक मुद्दा हाँ। है, लेकिन आज हम जाति भेद पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि कुछ संगठन है जो कि उन्होंने संविधान को नहीं माना है, तो आप अगर सत्ताधारी पक्ष में थे तो क्यों ऐसी जन जागृति नहीं की गई? क्यों कुछ संगठनों को आप पर हावी होने दिया आपने? देखिए पल्लवी जी, मैं शेख साहब का मुद्दा समझ रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो जहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनका हक बनता है कि वो अपनी बात रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके आप इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो मुद्दा रखा था आदिवासियों का, क्या आदिवासी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है? जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसमें आदिवासी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। शेख साहब, आरएसएस ने आदिवासियों को आदिवासी न कहते हुए वनवासी करके वनवासी आश्रम खोले, तब कहाँ गई थी कांग्रेस? वनवासी आश्रम खोलकर उनका ऐसा उनको वन से बाहर कर दिया, अलग यहाँ रख दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए, बाकी जितने भी है उनको वन से बाहर निकाला जाए। इसी से नक्सलवाद
उग्रवाद पैदा हुआ है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उसमें बाबा साहब ने परमिशन दी थी कि भाई अगर आपको वहाँ के रिसोर्सेस, वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के कुछ भी साधन सामग्री अगर चाहिए तो आदिवासियों को शेयर देना पड़ेगा। क्या आपकी सरकार ने या फिर अभी विद्यमान जो सरकार है उन्होंने उनका शेयर दिया? सारा प्राइवेटाइजेशन जब किया तब उनके खाने पीने का, उनके रहने का सभी व्यवस्थाओं को आपने ख़त्म किया। और साथ ही साथ बाबा साहब ने जो असमानता को लड़ने के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट दिया था 1996 में, उसको और तगड़ा करके लागू करना पड़ा। क्या ज़रूरत पड़ी एट्रोसिटी एक्ट की इस देश में? भाई अगर इन राजनीतिक, मैं जो आपको सवाल पूछा पल्लवी जी, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। ये सब का कारण है राजनीति। राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी, मैं आपसे बात से सहमत हूँ कि राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी जाति निर्मूलन का कोई भी उपक्रम नहीं चलाया, कभी भी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी दोनों पार्टियों से, ये मुख्य पार्टियां हैं और तीसरी पार्टी आम्बेडकरी मूवमेंट की बीएसपी है, कांग्रेस है और बीजेपी है। तो बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता रही देश में। अभी बीजेपी की सत्ता में कितने सेंट्रल मिनिस्टर थे जो बहुजन थे? 85% की कम्युनिटी है, 85% उनके आधार पर उन्हें उम्मीदवारी दी जानी चाहिए थी। कितने सेंट्रल मिनिस्टर मैं एक सवाल ब्राह्मण थे? पूछना चाहता हूँ एक बात को काटते हुए, कि संविधान जलाने की बात किसने किया और संविधान जलाने के लिए क्यों कहा गया? इसका जवाब दीजिए आप। हाँ, अरे किसने कहा गया? संविधान जलाने की बात किसने कहा गया? मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूं जो संसद में बैठे हुए जितने भी सांसद थे, वो चाहे शेड्यूल कास्ट के हो या और कोई कम्युनिटी के हो, इन्होंने उस मुद्दे को उठाना चाहिए था संसद में। जैसे आप वो मुद्दा उठाते हो कि भैया सांसद को इतना इतना पेंशन मिलना चाहिए, इतना इतना सैलरी मिलना चाहिए, वो कैसा रिजोल्यूशन एक झटके में पास हो जाता है? ये संविधान जलाने की जो इस देश का आत्मसम्मान है, आत्मगौरव है, उसके लिए आप, ना ही कांग्रेस ने संसद बंद किया, ना ही और कोई पार्टी ने बंद किया। ये है असमानता। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है इस देश में। हाँ, मेंटल ट्रीटमेंट की साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये ना ही शिक्षण से रिलेटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों ने इसको भुनाने का काम किया है। चलिए, सही बात है प्रीतम जी। मैं अनिकेत जी की ओर आना चाहूंगी। अनिकेत जी, जैसे कि अभी हमारी चर्चा चली और ज्यादातर बातें तो राजनीति पर ही हमें सुनाई दी कि कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा ये किया जा रहा है, जाति भेद फैलाया जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टियां चाहती ही नहीं कि देश में परिवर्तन हो, कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा जाति के नाम पर दंगे किए जाते हैं। पर अनिकेत जी, मुझे ये बताइए कि आमतौर पर आम नागरिक अपने अधिकारों के लिए, जाति भेद खत्म करने के लिए कहां तक सवाल उठाते हैं, कहां तक वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं? क्या उन्होंने अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना चाहिए? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आम नागरिक को वक्ती कहा है जी, पर उनकी कोई समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? सभी जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष की है या फिर राजनीतिक पार्टियों की है? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ मैम कि इस देश में गरीबी इतनी है कि उनको खाने के लिए, 2 वक्त खाने के लिए पैसे नहीं है। आज देखा जाए हर एक चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि बेचारे सिलेंडर नहीं ले सकते हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है विकास किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। ठीक है, उनको अपने परिवार से वक्त नहीं मिल रहा है। आप देखे जा रहे, बीच में एक बहुत बड़ा किस्सा आया था गुजरात का कि भूखमरी से उसने चोरी किया, खाना नहीं मिला था वो बंदे को, चोरी किया और उसको पब्लिक ने मार दी। मर गया इंसान, पर खाना नहीं मिला बेचारे को। क्यों? कि उसको भूख लगी थी, उसको उसके भूख की समस्या नहीं ये हो पा रही है, रिकवर हो पा रही है। तो कहाँ मुद्दे उठाएंगे आपके? जो मुद्दे उठाता है सरकार उसको दबा देती है। एक तो देशद्रोह के गुनाह दाखिल करती है या कोई ना कोई गुने में उसको अंदर कर देती है। यहाँ के शासन भी ऐसा है कि उसको कोई सवाल पूछा जाए पुलिस में आम आदमी तो एक मिनट पल्लवी जी, मुझे मेरा मुद्दा कंप्लीट कर दीजिए। पुलिस स्टेशन में एक आम आदमी गया, उसने सवाल पूछा पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला उसको दबा के भगा देता है।
उसको कोऑपरेशन नहीं मिलता है ना, ना पुलिस शासन कोऑपरेशन करती है ना सरकार कोऑपरेशन करती है, तो मुद्दा उठाएगा क्या उसका? इसका जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल सही है, पर मैं यही मुद्दे को लेकर एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा कि हमारा देश गरीब, हमारे देश में ऐसे कई गरीब लोग हैं, उन्हें उनकी ही समस्याओं से वक्त नहीं मिलता, तो कहाँ पर ये इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे? अनिकेत जी, मुझे ये बताइए, अगर हम जाति भेद की बात करते तो क्या आपको लगता नहीं कि हमारे समाज के लोगों द्वारा ही ये जाति भेद फैलाया जा रहा है? क्या इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। अगर हम अदर कम्युनिटी में विवाह की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तो आज भी अगर एक लड़की दूसरे कास्ट के लड़के से शादी करती है तो राजी नहीं होते हमारे समाज के लोग, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर क्या इससे बढ़ावा नहीं मिलता? हम क्या कह नहीं सकते कि हम भी कहीं ना कहीं, आम जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है जाति भेद को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल सहमत हूँ पल्लवी जी आपसे। आपने हाँ। जो सवाल पूछा है, हाँ। ये हो रहा है समाज में, हो रहा है क्योंकि उनको संविधान नहीं पता है सही तरीके से। क्यों? बाबा साहब ने लिखा है ना, अगर आपको आज समाज कल्याण से पैसे मिलते हैं 50,000 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं 2.5 लाख रुपए, अगर तुम इंटर कास्ट मैच करते हो तो आपको पैसा मिलता है। अच्छा। पर ये गवर्नमेंट एक पॉलिसी लोगों तक पहुंचा नहीं रही है जी। अनिकेत मैं जी, इसमें भी गवर्नमेंट को, सरकार को ही दोषी मानता हूँ। सही बात है। आपने कहा कि संविधान पता नहीं है। आज हमारे देश में कई ऐसे शिक्षित लोग हैं, कई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्हीं के घर में अगर ये बातें आती है तो वो नहीं एक्सेप्ट करते। मुझे ये बताइए, अगर आप शिक्षित हो, आप संविधान मानते हो, आपके घर में अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के एक आधे लड़के से ये करना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं, तो आप इससे कितना सहमत रहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत रहूंगा। देखिए, हाँ। मैं इसमें सॉरी अनिकेत भाऊ, मैं आपसे आपको रोकना चाहूँगा। ये जाति भेद की जो आप बात कर रहे हो, ये सवाल ही इतना बड़ा है, इतने सालों से इस देश में चल रहा है, इसके सॉल्यूशंस पे बात की जा रही है। ये मूलतः से जाति आधारित, ये जो जाति है ये धर्म से आधारित है। अगर आप एक इंसान से मिलते हो जी, तो उसको इंसान की तरह नहीं मिलते, उसे उसके जाति के परिप्रेक्ष्य में आप मिलते हो। सही बात है। अगर आपने बिल्कुल बात सही कही कि एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति भी हो, वो वेल एजुकेटेड व्यक्ति अगर शादी करना चाहता है तो वो अपने ही कम्युनिटी के साथ एक लड़की को देखेगा, चाहे वो कितनी भी उसके लायक हो ना हो, लेकिन वो कहेगा कि भैया दूसरी कम्युनिटी से अच्छा है मेरी कम्युनिटी के। ये मुद्दा इसीलिए, इसके लिए अवेयरनेस कैंप्स होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकली ये मुद्दा ये इतना मुझे ये सांस्कृतिक बताइए, तौर पर अवेयरनेस कैंप ठीक है ना, ठीक है, मुझे ये बताइए, अवेयरनेस कैंप आज हमारे देश में शिक्षित लोग हैं, आज हम कहते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं और आम हो चुका है कि अभी कुछ नहीं रखा है जाति में, एक जाति के लोग दूसरी जाति से विवाह करते ही है, लेकिन फिर भी हम इतनी तो जागरूकता आ गई है, हर घर में एक ना एक बच्चा तो पढ़ा लिखा है, तो फिर क्या वो पढ़े लिखे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं बढ़ती कि अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को वो शिक्षित करे? क्या शासन आने वाला है आपके घर में कि बताए हमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? क्या पार्टियां आने वाली है आपके घर में कि किस तरह का वो अवेयरनेस घर में आके करेगी? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती हर एक बच्चे की, जो पढ़े लिखा बच्चा हो, अपने घर को शिक्षित बनाए, अपने घर के लोगों को ये इन बातों से वाकिफ कराए? बिल्कुल जी, मैं आपसे ही प्रीतम जी, आपसे ही इसका जवाब जानना चाहूंगी। क्या लगता है अवेयरनेस की आपने बात की, तो क्या कुछ ही लोगों ने जिम्मेदारी उठा कर रखी है अवेयरनेस लाने की? जहाँ तक यहाँ कैमरे के सामने बोलने में कुछ नहीं जाता, ये बहुत आसान होता है कैमरे के सामने बोलना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें मेरी अपनी जिम्मेदारी भी है। हाँ, वही, इसमें मैं जितना आगे वाले पे उंगली उठा रहा हूँ कि सरकार ने ये करना चाहिए, सरकार ने वो करना चाहिए, मेरी भी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। इसीलिए देखिए, मैं यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की बात करना चाहूँगा। तथागत गौतम बुद्ध ने पहला ऐसा महापुरुष इस देश में जन्मा जिसने, जो एक मनोवैज्ञानिक था, जो एक साइंटिस्ट हुआ करता था, जिन्होंने सभी संप्रदायों के लोगों का विरोध न करते हुए, डायरेक्ट विरोध न करते हुए, शांति के मार्ग से एक भी खून का कतरा न गिराते हुए इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की। उस जमाने में तथागत गौतम बुद्ध के शरण में सारे बड़े बड़े राजाओं से लेके बड़े बड़े शासन करते लोग
नतमस्तक हुए और भारत बौद्धमय हुआ। यहाँ तक कि भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध को, उनके विचारों को मानने की ज़रूरत पड़ी। हम इस ओर पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि क्या वो तथागत बुद्ध वो भी एक इंसान थे, वो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। बुद्धिजीवों की कोई कमी नहीं है इस देश में। ये बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल देश है, युवाओं का देश है। यहाँ पे बुद्ध ने सीधा सीधा आक्रमण किस चीज पे किया? संस्कृति पे किया। कल्चरल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। उन्होंने कहानियों के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को समझाया कि आप अपने रोज के जीवन में पंचशील आर्य अष्टांगिक मार्ग का यूज करते हुए कैसा अपना उद्धार कर सकते हो। पल्लवी जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूँ, लोकराज छत्रपति शाहू महाराज, इन्होंने आरक्षण की शुरुआत की थी जी। आरक्षण का उद्देश्य क्या था? आरक्षण का यही एक उद्देश्य था कि यहाँ के जो निचले तबके का व्यक्ति है वो प्रतिष्ठित बने। प्रतिष्ठित सही मायनों में वो तभी बन सकता है जब वो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर संगठित हो, मजबूत हो। जी बिल्कुल सही बात। जब छत्रपति शाहू महाराज ने आरक्षण की शुरुआत की थी तब उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि आज जो 10% आरक्षण ब्राह्मणों को दिया गया है, पर्टिकुलर वो उन्होंने, शेख जी माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, आपको ऐसा हर्ट होगा, उन्होंने बस एक तमगा लगाया है कि भाई मुसलमानों को भी देंगे, सबको देंगे, लेकिन 10% आरक्षण जो अभी रिजोल्यूशन पास हुआ है उसका फ़ायदा किन लोगों को अभी हो रहा है? जो अभी के पर्टिकुलर वर्तमान के स्टैटिस्टिक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है जिन्होंने आज तक इन सभी को गुलाम बनाया है। जी सही बात। शाहू महाराज ने आरक्षण दिया था जाति निहाय, बाबा साहब ने भी उसकी तरतूद जाति निहाय ही की थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी जहाँ तक समझ है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, बाबा साहब ने ये कभी नहीं सोचा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। आरक्षण का एक उद्देश्य यही था कि जो निचले तबका वर्ग है वो भी मान सम्मान के साथ सभी बातों में ऊंचा उठे और बराबरी में आए। बस यही कह के मैं पल्लवी जी, जब के मुद्दे में मैं वापस आना चाहता हूँ। इंटरकास्ट मैरिज, अब अवेयरनेस हो चुका है इंटरकास्ट मैरिज का। आप देख सकते हैं पिछले बार की ट्रीना राबी, उसने यूपीएससी टॉपर थी, उसने एक मुस्लिम समुदाय के यूपीएससी टॉपर से शादी की। आप देख सकते हैं जितने भी आईएएस ऑफिसर हो चुके हैं, जितने भी अधिकारी वर्ग है, वो अदर कास्ट लड़की ही या फिर अदर कास्ट से शादी करते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जितने लोगों को पहचानता हूँ, जितने ऑफिसर को पहचानता हूँ, मेरी अच्छी पहचान है अधिकारियों से, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ऊपर के जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अदर कास्ट इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, उनके घर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर हमारे तक जो लो कास्ट लोग हैं, मिडिल कास्ट लोग हैं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसका कारण है, क्या कारण? उसका कारण है कि उनकी कम्युनिटी है, उनके वो समाज के लोग क्या बोलेंगे, हमारे समाज के लोग क्या बोलेंगे, इस पे वो अड़े हैं। एक्चुअली कैसा है कि हर युवाओं का, हर समाज के युवाओं का ये काम है कि उन्होंने अपने एरिया में, अपने घर में, अपने समुदाय में जाके इसका प्रचार करना चाहिए कि हमारे पसंद थी, आपकी पसंद थी, इससे वजह से हमारा जाति भेद खत्म हो सकता है। और बाबा साहब ने 2 भाषण दिए हैं, अनरिलीजन ऑफ कास्ट और दूसरा मुक्ति कौन फतेह। दोनों में कास्ट के बारे में ही बात की है। और बाबा साहब का स्लोगन है, आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। बाबा साहब ने कभी जाति व्यवस्था पे कभी फोकस नहीं किया। बाबा साहब ने भारत देश पे फोकस किया है। भारत देश के प्रगति के लिए उन्हें हर एक चीज को, वो चाहे खेती रहे या हर कोई भी चीज रहे। मैं अनिकेत साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ के जो विद्यमान उम्मीदवार है वो क्या नारा देते हैं? वो कहते हैं भाई मैं पहले संघी हूँ, मैं पहले संघी हूँ, बाद में भारतीय हूँ। सही बात है। तो मैं सभी युवाओं से, क्योंकि आप देश की प्रगति युवाओं के वजह से होंगी, ना कि कोई बुढ़ा जाके वहाँ पे भाषण ठोकेगा और प्रगति करेगा, ऐसा हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं, हमने एक आदमी को बैठा रखे जिसकी दाढ़ी सफ़ेद है,
वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ भाषण दे रहा है, छाती ठोक ठोक के बोल रहा है 36 इंच है, 56 इंच है, जो कुछ इंच है उसकी, पर उसकी प्रगति कुछ नहीं हो रही है। हमने ये किए, हमने यहाँ पे इसको मारा, पाकिस्तान को उड़ाया, उसने किया, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि उनको प्रधानमंत्री करो। क्या कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलने की? एक्चुअली ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। मैं देश के युवाओं को आह्वान करता हूँ कि उन्होंने अपने एरिया में, अपने परिसर में, अपने समाज में जाके बोलना चाहिए कि आप इंटरकास्ट मैरिज कीजिए। आपको जो पसंद है, लड़की भगा के नहीं लाना है, उठा के नहीं। तो बीजेपी का एक आमदार बोलता है कि तू लड़की बता, मैं उसको उठा के लाता हूँ, वैसे नहीं करना है। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा पल्लवी जी आपको। बाबा साहब ने एक चीज कहा है, आज हर एक लड़की को और हर एक लड़के को अधिकार है अपनी पसंद से शादी करने का। मगर यहाँ क्या होता है पल्लवी जी, जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो घर के जो माँ बाप है, क्योंकि लड़का मुसलमान होता है, लड़की हिंदू होती है, लड़की मुसलमान होती है, लड़की हिंदू है, हमारे समाज में इसका विरोध है। आज माँ बाप चाहते हैं जो हिंदू लड़की हो, हिंदू लड़की नीति से शादी हो, मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम नीति से शादी हो। मगर जब लड़का और लड़की शादी कर देते हैं तो परिवार और समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। एक चीज, दूसरी चीज ये, चलो जब ये दोनों दूसरे जगह भाग के शादी कर लेते हैं, इनके माँ बाप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो औलाद है। मगर समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता कि मुसलमान कभी नहीं चाहता कि मैं हिंदू बनूं, हिंदू समाज कभी नहीं चाहेगा कि मैं मुसलमान बनूं। पल्लवी मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि केरला में एक उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ। केरला में कुछ एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे अपने कास्ट लिखते हैं इंडियन, भारतीय। ये चीज नागपुर में हो चुकी है, ये चीज अमरावती में हो चुकी है। अगर इस चीज को भारतीय अपने कास्ट यानी जब स्कूल में भर्ती करते बच्चों को तो अपने कास्ट जात सब भारतीय लिख देंगे ना, तो ये तकलीफ ही नहीं होगी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, मैं बौद्ध हूँ। ये परिवर्तन अभी आएगा। जैसे केरला में परिवर्तन हो चुका है। बच्चे अपने माँ बाप, उनके बच्चे के कास्ट लिखते भारतीय, वो ना लिखते हिंदू है, मुसलमान है। अगर ये जो केरला का उदाहरण लेके अपन सभी नागपुर, जहाँ पर भारत देश में उदाहरण फैलाएंगे, तो मुझे ये लगता कि ये हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं अपन, वो आएंगी बीच में। एक्चुअली कैसा होता है मैम कि वो मानसिक रोगी होता है, पढ़ा लिखा है, पर मानसिक रोगी से, मानसिकता से वो अभी भी पिछला ही है, क्योंकि उसको उसकी जात पसंद है। जात के बाहर जाके मैं काम कैसा करूं? अगर ऐसा होता, बाबा साहब ने भी कभी संविधान लिख नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता तो ऐसे बहुत से नेता है, बहुत से। फूलन देवी क्यों फूलन देवी बनी थी? उसके साथ अत्याचार हुआ था, बरोबर है। अगर उसने अगला कदम नहीं उठाई होती, बंदूक हाथ में नहीं ली होती, तो उसके समान बहुत से लोग फूलन देवी बन चुकी होती ना। अत्याचार खिलाफ जब आवाज उठाएंगे ना, अगर वो पढ़ा लिखा इंसान खुद आवाज उठाएगा, तभी ये देश बदलेगा, तभी यहाँ की जाति व्यवस्था बदलेंगी। मैंने इसके पहले भी कहा है कि अपनी जात भारत बताओ, अपनी कास्ट भारत बताओ, पूरा तन मन दिल से। ऐसे बाबा साहब ने कहा था, मैं पहला भी इंडियन हूँ, आखिरी भी इंडियन हूँ। ये स्लोगन हर दीवार पे लिख दो, हर जगह पे लिख दो, हर स्कूल कॉलेज में लिखने को ना। और इस भारत माता नहीं होती है, भारत देश होता है। ये पहले मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है, भारत माता। बहुत बढ़िया। कहाँ से माता? कौन माता? पिता कौन है? माता है तो हाँ, यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा कि भारत देश है, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है। और इस देश को आगे बढ़ाना है तो आप पहले भारतीय लिखो, आखिरी भारतीय लिखो, हर दीवार पे लिख के आओ। हर किताब के पहले पेज पे मैं भारतीय लिखने जो है, मैं बताना चाहता हूँ मैम कि आज से 5-6 साल पहले कोई स्कूल कॉलेज में संविधान पढ़ा यानी बोला नहीं जाता था। कुछ हमारे IAS ऑफिसर थे भारत यहाँ के नागपुर के, उन्होंने कानून के अनुसार सबको यानी कंपल्सरी करवा दी। पंजाब राव वानखेड़े साहब, इज्जत खोबरागड़े साहब का नाम लेना चाहता हूँ कि उनका श्रेय पूरा उनको जाता है, इज्जत खोबरागड़े साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संविधान, इसके अगर ये अधिकारी आवाज नहीं उठा होता तो आज भी हमारे स्कूल में, मैं स्कूल में जब वो छोटा था ना, तो मेरे स्कूल में मैं खुद बोलता था, क्या सरस्वती जी पूजा करता था, तो मैं बोल रहा था कि हमारे यानी एक्चुअली हमारे स्कूल में आज भी ऐसा है। नारायण विद्यालय का नाम सुना है आप सभी ने, टॉप स्कूल है नागपुर की, वहाँ पे हनुमान चालीसा बोला जाता है। जो क्रिश्चियन स्कूल है माउंटफोर्ट, वहाँ पे प्रभु यीशु की पूजा की जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब बंद करके सभी स्कूलों में सिर्फ भारतीय संविधान का ही पठन किया जाए
और वहाँ पे उनको रोज स्लोगन देना चाहिए कि मैं पहला भारतीय हूँ, आखिरी भारतीय हूँ। ये जब तक बच्चों के बचपन से उनको पढ़ाएंगे नहीं, हाँ। जब तक बचपन से उनको सिखाएंगे नहीं, उसको इसमें दिमाग में नहीं डालेंगे। आप दिमाग में डालते कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तुम कास्ट घर अपने स्कूल में दाखिला देते हैं तो वहाँ पे लिख के आ तू बौद्ध है, तू हिंदू है, तू वो बदलना चाहिए, तभी परिवर्तन होगा और तभी देश पे जातीय व्यवस्था बंद होगी। हम इसकी तैयारी, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी टीम पॉजिटिव है, हम इसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि हम ये बदलाव ला के रहेंगे। देखिए, आपने ये जो प्रश्न पूछा है इसका मैं सकारात्मक तौर पे उत्तर देना चाहूँगा। मैं मानता हूँ इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है अगर हम दिल से चाहे तो। उसके पीछे ये जो जातिवाद का जो जहर उगला गया है इसके मूलता पे आते हैं। अगर हम दोनों तीनों भाई अगर इस पे विचार विमर्श करें, क्योंकि हम यहाँ पे कोई मनोरंजन करने नहीं आए हैं, ये एक माध्यम है हजारों लोगों से जुड़ने का। इस देश में दो व्यवस्थाएं, दो विचारधाराएं चलती आ रही है, एक समतामूलक समाज और एक विषमतामूलक समाज जिसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है। समतामूलक समाज में तथागत गौतम बुद्ध से लेकर संत कबीर, संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे बाबा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले, संत गाडगे बाबा और उनके साथ सबसे आखिर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ये दो विचारधारा है, इन दो विचारधाराओं का आपस में लड़ाई है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये कोई आदमियों की लड़ाई नहीं है, कोई पक्षों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की है। इसमें हमारे तमाम महापुरुषों की जाने गई, संत तुकाराम महाराज, संत बसवेश्वर, संत चक्रधर स्वामी, इन तमाम महापुरुषों की जाने ली गई, वो भी कट कारस्थान से। अभी गौरी लंकेश, कुलबर्गी, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन करने वाले थे, गोविंदराव दाभोलकर, पानसरे, इन लोगों की इतनी क्रूरता से हत्या की गई। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ, जाति क्यों बनाई गई? जो भी रिसोर्सेस है इस देश में, उस रिसोर्सेस पे एक छत्री राज कर सके, उस पे अपना प्रभुत्व हो। इन्होंने इनको जाति भेद में बांटा जाए, ये अपने आपस में लड़ते रहे और भाई जो रिसोर्सेस है वो हमारे कंट्रोल में हो। ब्राह्मण ये सबसे उच्च वर्णीय है, वो सब लोग उसकी सेवा करेंगे। ये इसीलिए किया गया था क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ ईस्वी सन पूर्व, जब आर्य यहाँ आए, अपने गायों को लेके आए, गायों के झुंड के साथ आए और यहाँ के जो समतामूलक समाज था वो इनको इनको वो हजम नहीं हुआ। इन्होंने इस पे राज करना शुरू किया, तो जाति भेद के आधार पर। इसका मूल कारण है कि यहाँ के रिसोर्सेस पे हम कब्जा कैसे करें। यहाँ के रिसोर्सेस पे उन्होंने कब्जा करके आज तक ये चलाए। ये क्यों हुआ उसके पीछे मैं ऐसे डिस्कशन पे मैं हमेशा बैठता हूँ, लेकिन मैं बहस से दूर रहता हूँ। बहस से इसलिए दूर रहता हूँ कि जिसके साथ बहस होती है उसके साथ वाद हो जाता है। वाद विवाद होने की वजह से जो आपसी संबंध होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आप बहस में जीत जाते हो लेकिन आदमी को हार जाते हो। ये बुद्ध ने कहा था, बहस से दूर रहे, चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा इसीलिए अपने को करना है क्योंकि अपने को यहाँ से सॉल्यूशंस देने हैं। युवा क्या चाहते हैं? युवा ये चाहता है मेरे हिसाब से कि भाई ये जो रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस का पूरा अधिकार इन बहुजनों का है। ये यहाँ की राजनीतिक धोरणा और पॉलिसीज नहीं है, अभी तक नहीं है, भविष्य में ऐसी बने, ऐसी पॉलिसीज यहाँ पे मेकिंग की जाए। और जिससे मैंने शुरू में आदिवासियों का मुद्दा रखा, बीच में आप देखिए भीमा कोरेगांव हुआ। भीमा कोरेगांव की पूरी कहानी मीडिया के सामने रखी गई, खुली किताब है। भीमा कोरेगांव से 1.5 किलोमीटर जाने के बाद एक होटल है, उस होटल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस होटल में दोपहर के 2 बजे और दोपहर 2 और 3 के बीच में मिलिंद एक बोटे और क्या नाम है उसका, संभाजी भिड़े, मनोहर भिड़े, उनकी मीटिंग हुई।
वो मीटिंग होने के बाद जब ये पुलिस को ये जानकारी दी गई, तब वहाँ की जो सीसीटीवी की उस समय की फुटेज है वो गायब है। वो फुटेज हुई, गायब हुई, सारे सबूत मिटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये हमें एविडेंस लेके आइए, उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने एविडेंस ख़त्म कर दिए। इतना ज़ोरदार हिंसाचार हुआ, मौतें गई, इतने साधन सामग्री का नुकसान हुआ। ये क्यों हुआ? ये कल्चरल जो संस्कृति है, ये संस्कृतिवाद थोपा गया। वड़ू गांव में जो संभाजी महाराज की समाधि है, उस समाधि के सामने पुरातत्व विभाग ने बोर्ड लगाया गया था। वो बोर्ड वहाँ के मनोवादियों ने उखाड़ के फेंका और वहाँ हेडगेवार का, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, वहाँ हेडगेवार का फोटो लगाया गया था। ये हेडगेवार का फोटो लगाने के बाद वहाँ पे जो महार, कौन सा, गोविंद महार के जो समर्थक थे, उन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाई। वो बोर्ड वहां से हटाया गया। वापस से ऐसी चीजों को, ऐसे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महात्मा ज्योतिराव फुले ने शुरू की थी। क्यों की थी? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव होना चाहिए, उनके बारे में पता चलना चाहिए। लेकिन टिड़क ने क्या किया? गणपति 10 दिन भाई गणपति का ये करो। ये काउंटर अटैक करते आए हैं कल्चरल। और मैं आपसे सहमत हूँ, शायद मेरे दोस्त भी मुझसे सहमत होंगे। भाई अगर मैंने अल्लाह को कुछ बोल दिया, ये भड़क जाएंगे। मैंने बुद्ध को कुछ बोल दिया, बाबा साहब को कुछ बोल दिया, ये भड़क जाएंगे। इस लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल, ये टीवी चैनल एक नेशनल टीवी चैनल है। बहुत हमें बहुत आनंद होता है। जब नागपुर में इसकी शुरुआत हुई थी, हम खुद इसके ये थे, हम खुशी हुई थी जब इसका ओपनिंग हुआ था। आज बहुत दूर तक ये चैनल गया है, यहाँ तक कि फ्री भी है। तो मैं इन सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप, बुद्ध ने कहा था कि मैं कहता हूँ इसलिए आप मत स्वीकार करो। आप अपनी सत विवेक बुद्धि को, उस बात को रखो, उस बुद्धि का यूज़ करो। जब आपको लगेगा कि ये बात भाई मेरे बुद्धि को पता या सहमत हूँ मैं, मेरी बुद्धि इससे परमिशन देती है, तभी उस बात को स्वीकारो। यहाँ तक कि मीडिया के भी बारे में आप सहमति मत दर्शाओ। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी आप विश्वास मत करो। यहाँ तक कि धर्म गुरुओं पे भी आप विश्वास मत करो। आप अपनी बुद्धि का वापर करो। बुद्ध ने यही कहा था, इसीलिए बुद्ध महान है। मैं कहता हूँ मैं कोई परमात्मा या कोई ये नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। इसीलिए आप बुद्ध के विचारों पे अगर आपको चलना है तो नमो तस्स भगवतो अरहतो कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बुद्ध ने जो कहा उस पे फॉलो करो। आपको ऐसी कोई दंगे फसाद में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं यहाँ से प्रीतम जी, मैं शेख जी की ओर आना चाहूंगी। शेख जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी अभी जो चर्चा हुई इसे देखते हुए? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, मौजूद है, फिर भी हमारे देश से जाति भेद खत्म नहीं हो पाता? इसका क्या कारण है और क्या आह्वान करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? सबसे पहले तो मेरे भाई ने जो बोला मैं उससे सहमत हूँ। और रही धर्म गुरुओं की बात, ये शुरुआत ही यहाँ से होती है पल्लवी जी। हर धर्म के एक गुरु होते हैं। उन धर्म गुरुओं ने उनके धर्म के बारे में बताया, चाहे बाबा साहब ने हमको बताया है, हमको मुस्लिम समुदाय की तरफ से बताया है, हमारे हिंदू भाइयों को पंडितों ने बताया है। तो सबसे बड़ी लड़ाई का मुद्दा ही यहीं से शुरुआत होता है। हाँ मैडम, मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, तो एक मौलवी मुझे बताता है कि मुसलमान धर्म ये है और हमको उसको फॉलो करना है। जी सही बात है। मैं ही एक हिंदू धर्म से हूँ मैडम, और एक मेरे पंडित जी मुझे ये बताते हैं क्या अपने को अपने धर्म को लेकर के चलना है, और धर्म के लिए गर्दन कटाने की बात भी आए तो उसको धर्म के लिए गर्दन को कटवा दो। तो हर समाज में जो धर्म गुरु होते हैं हम लोग उनको फॉलो करते हैं।
मगर आज की जो जनता है पल्लवी जी और आज के जो युवा है वो जागरूक हो गए हैं। पहले एजुकेशन और शिक्षा कम थी, धर्म की किताबें कम पढ़ा करते थे, मगर अभी का जो वक्त है, अभी के वक्त में धर्म की किताबें भी इंसान पढ़ता है। हर एक युवा एजुकेशन के साथ साथ धर्म की माहिती भी रखता है। जैसा हमारे दोनों भाइयों को धर्म के बारे में बहुत अच्छी माहिती है, हर समाज के बारे में बहुत अच्छी माहिती है। तो धर्म गुरु क्या करते हैं, मैं किसी धर्म गुरुओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, सिर्फ मैं अपनी मन की बात रखना चाहता हूँ पल्लवी जी। आज धर्म गुरु क्या करते हैं कि ये चीज गलत है, ये हमारी कौम है और ये कौम के लिए लड़ने के लिए हमको तलवार उठाना है। वहां से उनका कहना होता है कि ये चीज गलत है और ये मुसलमान गलत होता है, हमको इनकी लड़ाई के लड़ने के लिए त्रिशूल उठाना है। पल्लवी जी, हम अपने जनता को ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो मूल्यवान है, जो बाबा साहब ने बताया है, सर्वधर्म समभाव। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ बाबा साहब के बारे में, ये बहुत अच्छा उनका जो नारा है सर्वधर्म समभाव, कि हर धर्म के लोग एक है, हम एक ही माता एक ही पिता की संतान है, सिर्फ धर्मों में हम अलग अलग बटेरे हैं जी। सही आज पल्लवी जी मैं आपको एक चीज बताऊंगा और अपने जनता को एक चीज बताऊंगा कि कितना भी हमारे धर्म गुरु हमको बहकाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो पंडित हो, आज हमको जो शिक्षा मिली है और हमको संविधान से जो हमको सीखने मिला है, उस संविधान का कभी अपमान मत करो जी। सही उस बात है। संविधान को लेके चलो, उस संविधान की बाबा साहब की बातों, बाबा साहब ने हर धर्म की किताब पढ़ी है। आज मौलवी जी ने सिर्फ कुरान पढ़ा है, दूसरे समाज में गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ा है, मगर पल्लवी जी मुझे बताइए कि बाबा साहब ने हर धर्म की किताब नहीं पढ़ा है। आज बाबा साहब को हर धर्म का नॉलेज है, उनको पता है बाबा साहब को कि कौन से धर्म में क्या है और कौन से धर्म में कितनी जाति होती है। बिल्कुल सही बात है। और आपने जो बात कही है कि हमारे देश में संविधान का पालन करना चाहिए, अगर हमारे देश के हर एक व्यक्ति अगर सही में संविधान का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमारे ये लड़ाइयाँ, ये सोच ही खत्म हो जाएंगी। हर युवा, हर ओल्ड एज वालों को, हर महिलाओं को, हर बहनों को मेरा ये है कि संविधान को का अपमान मत होने दो। बाबा साहब ने संविधान बहुत सोच समझ के लिखा है, दुनिया की हर किताब को पढ़कर लिखा है। पल्लवी जी ये बात गलत है जी? सही बात है। आप दोनों भाइयों से पूछना चाहता कि आप मेरी बात से सहमत है? जी बिल्कुल। मैं अनिकेत जी के और आना चाहूंगी, जैसे कि अनिकेत जी अभी जो चर्चाएं हुई हमारी और कई ऐसी चर्चाओं में कई ऐसे मुद्दे सामने आए, जिसे देखते हुए आप हमारी जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं जनता से ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ें देखते हैं उसको परखें, जाने। इसके लिए मैं बहुत लोगों को जिम्मेदार भी ठहराता हूँ। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, बीच में अपरिचित करके मूवी आई थी, आपने देखी होंगी सबने। उसमें बताया था कि संविधान कैसे घटिया है और मनुवाद कैसे अच्छा है। तो ऐसे पिक्चर पे पहले बैन आना चाहिए। मैं वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे पिक्चर रिलीज ही कैसे होते हैं। लोगों को गुमराह किया जाता है कि संविधान कैसे गलत है और मनुवाद कैसा जला दो, काट दो, तेल में तल लो। ये सब चीजें वो मूवी में दिखा रहे हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये गलत बातें हैं। संविधान कैसा सिस्टम है वो नहीं बताया, उसको कैसा इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए वो नहीं बताया। उसमें ये बताया कि किसी गलती की तो जला दो, काट डालो, फांसी लगा दो। वो ऐसी मूवी में बैन आना चाहिए, ऐसी मूवी रिलीज नहीं होना चाहिए जो जाति भेद को बढ़ावा देती है। वाकई अनिकेत जी, वाकई आपने एक सच बात कही है कि वाकई हम जो फिल्में देखते हैं और कई ऐसे घटनाएं हैं जिससे आज भी हमारे देश में जाति भेद को बढ़ावा दिया जाता है। ये बहुत ही एक सही बात है। लेकिन और धन्यवाद कि आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी और उन्हें सच्चाई से वाकिफ करने का प्रयास किया। तो दर्शकों, आज जो हमारे चर्चा का मुख्य विषय था कि हम जो ऊपरी समानता और अंदरूनी भेदभाव है उसको लेकर आज हमने चर्चाएं की और सच्चाई को अब तक लाने का प्रयास किया। तो अभी ये आपको सोचने की बात है कि हमारे समाज में क्या वास्तविक परिस्थिति है। यहाँ पर जो मुद्दे आए कि राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी, तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का ही उद्देश्य नहीं है कि हमारे देश से पूरी तरह जाति भेद खत्म करें, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन हम देश के नागरिक हैं, इस नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी
सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। और कई ऐसे संगठन है जो हमारे देश में जाति भेद फैलाना चाहते हैं, ऐसे संगठन को हम पनाह ही नहीं दे, उनके विरोध में खड़े रहे और उनका विरोध करें। ये हमारे देश के नागरिकों की जरूरत है। मैं बड़ी ही दुख के साथ कहूंगी कि हमारे देश में कई ऐसे महापुरुषों ने और बाबा साहब ने हमारे देश के लिए कई संघर्ष किए, जाति भेद को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन वास्तविक परिस्थिति में क्या बाबा साहब यही चाहते थे? क्या बाबा साहब हमारे देश में अंदरूनी भेदभाव चाहते थे? बाबा साहब ने जो खुद जाति भेद का उन्होंने सामना किया और उसको खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज हम समाज के नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं जाति भेद को बढ़ाने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? क्या बाबा साहब यही चाहते थे? ये सोचने की अब आपकी बारी है, तो आप भी सोचिए और क्या सही है, क्या हमारे समाज के विकास के लिए सही है, क्या हमारे विकास के लिए सही है, ये सोचने की बारी आपकी है। तभी देश में परिवर्तन आ सकता है। और इसी को आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे और कल मिलेंगे ऐसे ही किसी एक नए विषय को लेकर। जय भीम। जय भीम।